और कैसे हैं आप सब। हम लोग करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। करंट अफेयर्स में हमारा एक क्लास हो चुका है। पहला क्लास हमारा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में हुआ था। हमने कहा था कि इस पर हम 15 क्लास कम से कम लेके आएंगे आपके लिए, ताकि आप जो RO का या PCS 2020 का एग्ज़ाम देने जा रहे हो आपको कोई समस्या ना हो और सारी की सारी मुश्किलें आपकी इसी क्लास में मेरे सॉल्व हो जाए। कुछ मित्रों के मैसेज स्पेशली आए थे कि सर करंट का कोई क्लास नहीं चल रहा है और उनको सब्सक्राइब करने में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो करंट का क्लास चल रहा है, आपको इसलिए नहीं मिलता कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप क्लास को क्या कहते हैं अच्छे से देख पाओगे। हमारे जैसे ही हमने यूट्यूब पे डालेंगे वैसे ही आपको मिल जाया करेगा, इसलिए हमें कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम की। और अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जैसे कि मान लीजिए कि सबसे इम्पोर्टेंट चलता रहता है, क्वेश्चन आता है GI टैग से। ठीक है, अभी बाघ और शेर दोनों की रिपोर्ट आई है। ठीक है, इन सब चीज़ों से, या फिर भारत में पहला कौन सा राज्य है किस क्षेत्र में, इस टाइप से क्वेश्चन हमें एग्जाम में हमेशा देखने के लिए मिलते रहते हैं। कि जैसे भारत से बाहर दुनिया का सबसे पहला योग दिवस का अगर क्या कहते हैं विश्वविद्यालय खोला गया तो कहाँ खोला गया है। इस तरह की चीज़ें क्या कहते हैं आती रहती हैं एग्जाम में और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, नोट नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कर पाते कि इसके बारे में कहानियों को हम या इसके बारे में बढ़ते क्षेत्र के दायरे को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास नहीं करते हैं। अगर हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करना शुरू कर देंगे तो वास्तव में हमारे क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। जैसे आप GI टैग का रट्टा मारते हो, पहले समझो GI टैग है क्या, फिर एक मैप बनाओ भारत का और मैप बना के देखो कि कहाँ पे कौन से प्लेसेस अभी हाल ही में GI टैग के बारे में शामिल किए गए हैं, उसको आप अच्छे से नोट कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो इस तरह की पढ़ाई करना सीखो। हम तो ऐसे बता देते हैं लेकिन आपको टेंडेंसी सिखाते हैं। चलो देखो, जैसे पहले मान लो GI टैग के बारे में देख लो। GI टैग फुल फॉर्म है इसका जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, भौगोलिक संकेतक। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब भारत में लगभग 300 से प्लस उत्पाद हैं। भारत में लगभग 300 से प्लस उत्पाद हैं। तो आप देखो भारत में कहाँ कहाँ पे उत्पाद हैं। जैसे पहला उत्पाद भारत का दार्जिलिंग चाय था। तो इस तरह के आप माइंड मैप बनाओ और जो करंट घटनाएं हैं क्वेश्चन वहाँ से आता है इंपॉर्टेंट, तो आप उसको नोट करने का प्रयास करो कि हाँ। अब ऐसे में आप पता है रट्टा मारने से अच्छा एक बार मैप में देखोगे, सरसरी निगाह से आप नोट करके चले जाओगे एग्जाम देने और कोई समस्या आपको नहीं होगी। इसलिए हम चाहते हैं, क्या कहते हैं कि आप इस तरह से पढ़ाई करो, माइंड मैप में पढ़ाई करो। अब GI टैग होता क्या है, आप इसको बगैर पढ़े चले जाओगे एग्जाम में देने और रट लोगे कि सोहराई खोवर है, अभी जो तंजावर नेतिवर्क्स है, इन सब चीज़ों के बारे में रट्टा मार के चले जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो पहले GI टैग के बारे में समझ लो, लिख लो। देखो, GI टैग जो है उन उत्पादों पर प्रयोग होता है जिनकी एक अपनी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। समझना ध्यान से, ऐसे उत्पाद होते हैं जिनकी अपनी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। उसी नाम को लेके चल रहे हैं, उसी नाम में उसी का सार छिपा हुआ है कि नहीं। जैसे होता क्या है इसमें, एक संरक्षित भौगोलिक संकेतक धारक होता है इसमें। ठीक है, जो कहता है कि हमने ये उत्पाद बना लिया है, वो उसको अपना GI टैग मिल जाता है और उस GI टैग का कोई और व्यक्ति संकेतक या कोई उत्पाद नहीं बना सकता है। लेकिन इस उत्पाद को उस विधि से बनाया जा सकता है, ये बात याद रखना। इस उत्पाद को उस विधि से बना सकते हैं लेकिन उस उत्पाद पर वो टैग नहीं यूज करते हैं। ये दोनों चीज़ें आपस में याद रखना। ठीक है, हमने आपको समझाया कि विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है, इसका एक संरक्षक होता है या एक व्यक्ति होता है जिसको किसी तकनीकी के माध्यम से उत्पाद बनाता है और उसको क्या कहते हैं GI टैग दिया जाता है। ठीक है, अब हमने कहा कि नकल करने वाला व्यक्ति नकल कर सकता है, विधि को नकल कर सकता है, लेकिन जो है उस GI टैग का उपयोग नहीं कर सकता है। और बताया क्या, इंडिया में लगभग 300 प्लस उत्पाद हैं। पहला क्या था, दार्जिलिंग था, दार्जिलिंग चाय था। अभी कश्मीर के केसर को GI टैग में रखा गया है। ये विश्व में मसाले के रूप में काफ़ी फेमस है कश्मीर का केसर। ये तो पूछेगा तो कोई भी मार देगा। अब जो चीज़ें पूछेगा आप नहीं बता पाओगे, आप उसको देखो। कुछ कठिन से नाम हैं और उसमें से 2-4 नाम मैच करने के लिए आ सकता है या उसकी इम्पोर्टेंस पूछ सकता है आपसे, इसलिए आप उसे एग्ज़ाम में एकदम रट्टा मार के जाना या देख के या समझ के जाना। ठीक है, GI टैग समझ में आ गया आपको। अब GI टैग के जो उत्पाद हैं उनके बारे में आप देख लो। ठीक है, आप मैप बनाओ और हम लिखाते चल रहे हैं। आप मैप में जो राज्य जहाँ होगा वहाँ पर लिखते चलना। शुरुआत उत्तर प्रदेश से करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के टेराकोटा को GI टैग में शामिल किया गया है। ठीक है,
टेराकोटा। कहाँ पे? यूपी के गोरखपुर में। अब उत्तर प्रदेश यहाँ है तो यूपी के गोरखपुर में करंट न्यूज़ है, नोट करते चलो। टेराकोटा गोरखपुर में हुआ है ना। ये कुछ प्रजापति समुदाय होते हैं जो मिट्टी से क्या बनाते हैं, हाथी घोड़े की आकृतियाँ बनाते हैं और बहुत सुंदर आकृतियाँ बनाते हैं। और ये इतनी इसकी विशेषता है कि ये चीज़ें वहीं स्पेशली पाई जाती हैं इस तरह की, इसलिए इसको क्या किया सरकार ने जीआई टैग के रूप में शामिल कर दिया। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा एक चकहाव है, सुगंधित चावल है। कहाँ का? मणिपुर का। याद रखना, पूर्वी ईस्ट में यहाँ मणिपुर का चावल है। ठीक है, इसका नाम चकहाव है। भारत में बासमती चावल को भी जीआई टैग मिला था, याद रखना, पिछली बार मणिपुर में। लेकिन यही नहीं कि चावल है, सुगंधित है, इसीलिए क्या कहते हैं, इसको जीआई टैग में शामिल किया गया है। इसकी अपनी एक विशेषता भी है। ठीक है, इसका उपयोग जो है वहाँ के लोगों के लिए पारंपरिक चिकित्सा में भी होता है। ध्यान देना, किसी एक मायने पे खरा नहीं उतरता है। देखना, अगर पीछे नहीं दिख रहा हो तो और बड़ा लिखेंगे। इसका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में भी होता है, ये भी याद रखना। तो इसलिए याद रखना, किसी एक चीज़ें क्या कहते हैं, किसी एक विशिष्ट क्षेत्र से विशिष्ट मायने में खरा उतरे जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई। तीसरा देखिएगा, अभी एक तेलिया रुमाल है, जीआई टैग मिला है उसका। तेलिया रुमाल होता क्या है? तेलिया रुमाल तेलंगाना का क्या कहते हैं, एक रुमाल है। ठीक है, तेलिया रुमाल। ठीक है, ये कहाँ का है? तेलंगाना का है। ठीक है, अब अगर इसको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है तो ऐसा पूछेगा ये किस कलर का होता है। ठीक है, ये 3 कलर का होता है, ये याद करना। रेड होता है, ब्लैक होता है, वाइट होता है। हो सकता है कि तेलिया रुमाल का रंग कौन होता है इसमें से कथन, एक में ये दे दिया, 2 में ये दे दिया, 3 में दे दिया और चौथे में तीनों दे दिया, या फिर चौथे में कोई और कलर दे दिया, आपको छांटना रहेगा, आप गलत करके चले आओ। इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट है, नाम नोट करना, सोहराई खोवर। ठीक है, ये पेंटिंग है, ये एक भित्ति कला है। ठीक है, झारखंड की क्या कहते हैं, हजारीबाग में बनाई जाने वाली एक भित्ति कला है, इसको याद करके जाना। पूछ सकता है, सोहराई खोवर को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया, ये कहाँ की कला है, ये कहाँ की भित्ति कला है? तो याद रखना कहाँ की है, हजारीबाग की है, झारखंड की। ठीक है, हजारीबाग की है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करना। ये क्या कहते हैं, मंदिरों में ये पौधा क्या कहते हैं, सजावट के रूप में काम आता है। इसका नाम है क्या कहते हैं, देखो बोल रहे हैं, तंजावुर नेति वर्क्स है। तंजावुर के मंदिर का नाम सुना होगा, बृहदेश्वर मंदिर का नाम सुना होगा, राजराजेश्वर मंदिर का नाम सुना होगा। तो उन मंदिरों की सजावट के लिए ये पौधा काम आता है। इसको भी जीआई टैग के रूप में दिया गया, इसका नाम नोट कर लेना, तंजावुर नेति वर्क्स। ठीक है, ये पाया कहाँ जाता है, ये पुदकुलम और कल्ला पेरियार झील में पाया जाता है। इसको वहाँ से निकाला जाता है और यूज में लाया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम याद करके जाना, अभी कदलाई मितई को शामिल किया गया है। ये एक कैंडी है, कैंडी खाते हो ना चॉकलेट की तरह, तमिलनाडु की मूंगफली और क्या कहते हैं गुड़ की कैंडी होती है। नाम याद कर लेना इसको, कदलई या कदलाई मिठाई, वही मिठाई से बना हुआ है। ये तमिलनाडु का है, कैंडी है। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट जीआई टैग हो गए जो आपको आने वाले एग्जाम्स में जो होने वाले हैं उसमें मिल सकता है। तो इसे आप नोट करके एग्जाम्स में जाना ही जाना। ठीक है, और देखिए अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं, जिसमें भारत के सारे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ जाएंगे और इसका एक चार्ट डायग्राम बना के आप अच्छे से नोट कर सकते हो। जैसे अभी हमने आपको बातों बातों में बताया कि क्या कहते हैं, भारत से बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय खोला गया। हमने बता दिया बातों बातों में, कहाँ पे, यूएसए में। ठीक है, तो नोट कर लेना। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, योग विश्वविद्यालय खोला गया कहाँ पे, भारत से बाहर, दुनिया का पहला है, याद करना, दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय यूएसए में खोला गया है। ठीक है, और इसका शिलान्यास 22 जून 2020 को लॉस एंजल्स में हुआ है। ये नाम मत भूलना, यूएसए ना देके लॉस एंजल्स दे सकता है। और इसके अध्यक्ष जो बनाए गए हैं उनका नाम जरूर नोट कर लेना। अगर ये कॉन्सेप्चुअल टाइप में आता है तो उनका नाम आएगा ही आएगा। ठीक है, इनका नाम है HR नागेंद्र। ठीक है, नाम नोट कर लो, HR नागेंद्र इनका नाम है। इस नाम को नोट करके जाना एग्जाम में। ठीक है, और इसके बारे में
इसका नाम रखा गया है, इसका नाम स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय रखा गया है। नोट करना, या पूछ सकता है कि स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय कहाँ है। स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय कहाँ है, तो कहाँ पे है, यूएसए में है। ठीक है, ये हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके। ठीक है, अब देखिए आगे एक और इंपॉर्टेंट घटना दिमाग में याद आ रही है कि अभी भारत का पहला लाइकेन पार्क की स्थापना की गई है। भारत में अभी पहले लाइकेन पार्क की स्थापना की गई है। कहाँ पे, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में की गई है। ठीक है, इसका पिथौरागढ़ जिले का जो प्लेस है उसका नाम मनुस्यारी है। मनुस्यारी उसको याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है इन दोनों को नाम नहीं देके ये पूछ ले मनुस्यारी। तो इसका अपना एक महत्व होता है। जैसे लाइकेन हिमालय के 5000 किलोमीटर ऊपर पे उगने वाले वृक्ष होते हैं, और इसमें होता क्या है, ये जैव संकेतक के रूप में काम करते हैं। ठीक है, जैव संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, याद रखना, कभी कोई पूछता है कि जैव संकेतक है, 3-4 नाम देता है, उसमें एक सही क्या होता है, ये होता है। ठीक, क्या करता है, प्रदूषण को मापता है। ठीक है, कि कहाँ पे कितना प्रदूषण है, इसीलिए पार्क की स्थापना की गई है, प्रदूषण को मापता है। अभी ये आम लोगों के लिए खोल दिया गया ये पार्क, याद करना, अभी ये आम लोगों के लिए 27 जून को खोल दिया गया है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में रहा। अब देखना, 1-2 न्यूज़ और इम्पॉर्टेंट है। अभी बेंगलुरु जो है AWSM तकनीकी वाला पहला एयरपोर्ट बना है। ये वर्ड याद रखना, पहले तो बेंगलुरु को याद रखना, बेंगलुरु एयरपोर्ट को याद रखना, AWMS तकनीकी वाला। ठीक है, इसका फुल फॉर्म नोट कर लो, एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम वाला पहला एयरपोर्ट बना है। एविएशन वेदर, ठीक है, मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, ऐसे ऐसे भारत में बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद आती जा रही हैं, बताते जा रहे हैं आपको। इन सबको एग्जाम में पढ़ के ही जाना। जैसे कि अभी भारत में सबसे बड़ी तितली की खोज की गई है, ये भी पिथौरागढ़ उत्तराखंड में ही खोज की गई है। इसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग, याद रखना। भारत में सबसे बड़ी तितली की खोज की गई है, इसका नाम याद रखने ना, गोल्डन बर्ड विंग। ये भी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में खोजी गई है, इसका नाम याद करना। और ऐसे इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जिसको नोट करना, क्या कहते हैं, जैसे भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला की स्थापना की गई है, ये सब जानते होंगे, भागलपुरा बिहार में गंगा नदी के बीचों बीच बनाया गया, याद रखना, गंगा नदी के ऊपर बीचों बीच। और आपको पता भी होगा डॉल्फिन क्या है, हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो इस तरह की घटनाओं को छोड़ना ही मत, याद करके जाना। जैसे एक घटना मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है, जैसे भारत की पहली वाणिज्यिक LNG बस लॉन्च की गई है। ठीक है, भारत की पहली कमर्शियल LNG बस लॉन्च की गई है। कहाँ पे, केरल के कोच्चि में। अगर इसको कॉन्सेप्चुअल टाइप में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा कि कौन लॉन्च किया है। ये पेट्रोनेट कंपनी द्वारा निर्मित है, जो पेट्रोनेट कंपनी है उसके द्वारा निर्मित है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, 180 किलोग्राम का क्रायोजेनिक टैंक इसमें लगा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ मत भूलना, पेट्रोनेट या पेट्रोनेट। तो इस तरह की इंपॉर्टेंट घटनाएं क्या कहते हैं, आपको हम बताते चल रहे हैं। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं नोट कर लीजिएगा। हमारा उद्देश्य है कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, जिस तरह के आएंगे, उस तरह की आपको लिंक क्या कहते हैं प्रोवाइड कराएं, आपका दिमाग डेवलप करें कि आपके कोई क्वेश्चंस एग्ज़ाम में गलत हो ही ना। जैसे अभी बाघ रिपोर्ट आई है, ठीक है, बाघ रिपोर्ट 2018 देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाघ रिपोर्ट 2018, अभी मंत्री जी ने 600 पेज का आंकड़ा निकाला, जस्ट अभी जून की बात कर रहे हैं, 29 जून 2020 को आंकड़ा, 29 जुलाई 2020 को ये आंकड़ा निकाला है, जून में, संभावित डेट नहीं पता, शायद 29 जुलाई को ये आंकड़ा निकाला। मतलब ये करंट न्यूज हो गई, बहुत हाल की घटना हो गई। ठीक है, तो इसमें निकाला क्या, सबको पता होगा कि बाघ की आबादी भारत में 70% है ना। इंडिया में पूरे विश्व का 70% बाघ भारत में पाया जाता है। मतलब विश्व में कितने हैं, याद रखना, विश्व में 2900 बाघ हैं और भारत में विश्व में 3000 बाघ हैं, और फिर भारत में कितने हैं, 2967 बाघ हैं। देखो, विश्व में 3900 बाघ हैं, याद रखना,
और भारत में 2967 बाघ हैं, ठीक है। तो इस डाटा को याद करके जाना। अब जैसे क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के किन राज्यों में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ है भारत में, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है 526, फिर क्रम से कर्नाटक आता है 524, फिर उत्तराखंड 442 आता है। नोट कर लीजिएगा, नहीं कहोगे लिखा ही नहीं रहे हैं। एमपी में 526, ठीक है, कर्नाटक में 524, उत्तराखंड में 442, ठीक है। उत्तराखंड में 442 के बाद महाराष्ट्र में आता है 319 बाघ है। लेकिन उत्तर प्रदेश का मत बोलना, उत्तर प्रदेश में 173 बाघ हैं, ये भी याद रखना। यूपी में 173 बाघ हैं। ये हो गई बाघों की गणना। अब बाघों से रिलेटेड एक चीज़ और याद करते चलना कि सुंदरवन में रॉयल टाइगर्स जो होते हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। याद रख के जाना कि अभी तक रॉयल टाइगर्स सुंदरवन में लगभग क्या कहते हैं 88 थे, अब कितने हो गए हैं, 8 संख्या बढ़ी हुई 96 हो गए हैं। तो जो रॉयल टाइगर्स होते हैं उनकी संख्या 88 से 96 हो गई है। ये भी खुशी की बात है, ठीक है। सुंदरवन के बारे में जानते हो, हमने मैंग्रोव में सुंदरवन के बारे में अच्छे से आपको समझा दिया है, ठीक है, कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण परगना में सुंदरवन पाया जाता है, ठीक है। ये जैव विविधता के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये फैला कितना 2585 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इस तरह की चीज़ों को फैला के पढ़ो, हमेशा कोशिश करो कि ताकि कोई क्वेश्चन कभी गलत ना हो। जैसे आपने बाघ पढ़ लिया, रॉयल टाइगर्स पढ़ लिया, शेर को मत भूलिए, फिर शेर को भी पढ़ के जाइए। एशियाई शेर की आबादी में भारत में 39% की वृद्धि हुई है, याद करना, ठीक है। जो एशियाई शेर हैं, ठीक है, इनकी भी 29% भारत में वृद्धि हुई है। तो ये भी याद करके जाना, देख लेना। गिर वन में सबसे जूनागढ़ का जो गिर वन है गुजरात का, वहाँ पे इनकी संख्या ज़्यादा है। तो कभी कभी पूछ सकता है कि उनकी संख्या कितनी ज़्यादा है, या पूछ सकता है भारत में अभी कितनी संख्या हो गई है। तो याद रखना 523 पहले थे, अभी 674 हो गई है। 523 पहले से अभी 674 हो गई है। तो हमें नहीं लग रहा है कि इतनी इंपॉर्टेंट घटनाएं आप एग्जाम में आप देखना, कंठस्थ करना कि सर जो बता रहे हैं हम कितना पढ़े हुए थे। कल बीओ का एग्ज़ाम है, फिर आरओ का एग्ज़ाम है। आपने सच में इस तरह की पढ़ाई की थी कि नहीं? अगर नहीं किए थे तो इस तरह की पढ़ाई हमारे साथ जुड़ो और करो। कोशिश करो कि अपने मित्रों को बताओ और करंट अफेयर्स के बारे में शेयर करवाने का प्रयास करो कि सब्सक्राइब करो चैनल को, और इस तरह की न्यूज़ से अपडेट रहो आप, ताकि हम लोग निकाले हुए आपका भी एग्ज़ाम छूटे ना। देखो एक दो डाटाज और हैं दिमाग में, ध्यान देते चलो। अगर फिर भी कोई घटना घटती है यूपीपीसीएस 2020 के पहले, तो उन चीज़ों को हम यहाँ क्लास के माध्यम से मैनेज करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। अब कोविड-19 का एक करंट इशू आ जाता है उससे संबंधित। जैसे देश का पहला प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई दिल्ली में, याद रखना केजरीवाल ने किया। देश के पहले प्लाज्मा बैंक, भारत में प्लाज्मा बैंक नहीं था, ठीक है, इसकी स्थापना दिल्ली में की गई है, याद रखना केजरीवाल जी ने किया। इसमें क्या है कि कोविड-19 का कोई मरीज, ठीक है, 14 दिन के बाद अपना प्लाज्मा क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, जिससे इंसान क्या कहते हैं, इंसानों को बचाया जा सके कोविड महामारी से, ठीक है। तो ये चीज़ें मत भूलना, याद ही रखना। और एक चीज़ देख लेना, विश्व का पहला ऑनलाइन बीएससी प्रोग्राम पाठ्यक्रम डिग्री लॉन्च किया गया है ना। विश्व का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री पाठ्यक्रम लॉन्च किया गया रमेश पोखरियाल में। कहाँ पे लॉन्च हुआ? भारत में लॉन्च हुआ, इसे याद करके जाना। और विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया भारत में। विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट माननीय मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि हम जो है मध्य प्रदेश के रीवा में, एमपी के रीवा में गुड़ तहसील में ना 750 मेगावाट का पावर प्लांट लगा रहे हैं। तो ये सारी घटनाएं ऐसी हैं जो एग्ज़ाम में आ ही सकती हैं। अब बताइए, एक अगर मैंने आपको अभी यहाँ पे कम से कम 15 इशू बताया होगा, ठीक है, 15 इशू से हमने कम से कम एक इशू में 5 टॉपिक लिंक कराने का प्रयास किया। कितना हुआ? 15 × 5 कितना हुआ? 75 हुआ ना। सोचो 75 अभी मिला, 75 आपको पहले मिला, हमारी 15 क्लास में आपको 75 मिलेगा। सोचो अगर 75 आपको मिलेगा, लगभग 1000 क्वेश्चन आप यहाँ से लेके जाओगे, और 1000 क्वेश्चन से बाहर एग्जाम में जाएगा ही नहीं। जाएगा तो कहाँ से जाएगा? बस एग्ज़ाम आपका नज़दीक आएगा तो 2-3 दिन पहले आप मेरी वेबसाइट पे जाना, वैदिक IAS पे सर्च करना कि सर का कोई नया वीडियो आया कि नहीं। वहाँ पे हम आपको 100 क्वेश्चन का प्रोग्राम देंगे, आप हैंडल करके जाना। हमारी कोशिश रहेगी कि उस 100 क्वेश्चन में सारी की सारी चीज़ें आ जाए, ठीक है। धन्यवाद। जो भी छूटा होगा हम आपको आगे बताएंगे क्लास में, ठीक है। थैंक यू।